Hello dear students, welcome to very important lecture of solid state chapter. In this part we will discuss the basic and core concept behind the packing in crystal, which is very important and basic part of solid state chapter. सॉलिड स्टेट में आगे फर्दर डिस्कशन से पहले हमें ये पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए सो दैट फिर हम आगे के फर्दर पार्ट्स आगे के फर्दर टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से समझ पाएँ. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड आवर टॉपिक इज़ 1D 2D एंड 3D पैकिंग इन क्रिस्टल, जिसे हम क्लोज पैकिंग भी कहते हैं. आगे स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत ही बेसिक पॉइंट है जो हमें कंसिडर करने हैं, विच विल बी यूज थ्रू आउट द डिस्कशन. जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि द बेसिक पैकिंग यूनिट जो लैटिस पॉइंट होगा, दैट मे बी एटम और आयंस, दे आर कंसिडर्ड टू बी स्फीयर, टेक्निकली हार्ड स्फीयर्स, उन्हें स्फीयर कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो स्फीयर को लेके हमें पैकिंग करनी है. साथ ही साथ व्हेन वी डू पैकिंग वी डू इट इन मोस्ट सिमेट्रिकल एंड एफिशिएंट मैनर, दैट मीन्स इट मस्ट बी टाइटली पैक्ड विथ मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी. देखो, इसको बिल्कुल उस तरह से कंपेयर करना है जैसे कि आप कोई नया घर बना रहे हैं, और जब भी आप घर बनाते हैं तो ऑब्वियसली यू वांट इट वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए इसको आप बहुत ही टाइटली पैक करते हैं और उसमें कोई लूप होल्स नहीं छोड़ते हैं. साथ ही साथ आप एक सिमेट्रिकल अच्छा दिखने वाला घर बनाते हैं. तो वही दो पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना है, साथ ही साथ हमें बहुत ही अच्छा पैकिंग एफिशिएंसी जनरेट करना है, उसमें बहुत ही टाइटली पैक करना है. पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह क्या चीज़ें होती है, तो चलिए इसको भी बात कर लेते हैं. यहाँ पे सबसे पहले टर्म है पैकिंग फ्रैक्शन, जिसको शॉर्ट में हम PF भी लिखेंगे. पैकिंग फ्रैक्शन इज एक्चुअली फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स. मतलब क्या हुआ, इट इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स जिससे हम पैकिंग करने वाले हैं किसी पर्टिकुलर स्पेस को, डिवाइडेड बाई टोटल अवेलेबल स्पेस. मतलब टोटल अवेलेबल स्पेस, मान लो अपने पास 5 मीटर स्क्वायर का एरिया है, अब उसमें हमने स्फीयर डाल के भरा, जिसमें से 4 मीटर स्क्वायर का एरिया वो ऑक्यूपाई कर गया, सो 4/5 विल बी पैकिंग फ्रैक्शन. और उसी पैकिंग फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी पैकिंग एफिशिएंसी, तो अपने को पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है. दिस विल गिव वैल्यू इन परसेंटेज. ओके, सो और टर्म यूज में आएगा दैट इज वॉइड. वॉइड काफ़ी कॉमन टर्म अब आने वाला है इस चैप्टर में. वॉइड इज एक्चुअली दैट द स्पेस विच इज लेफ्ट अनऑक्यूपाइड, जो ऑक्यूपाई नहीं हो पा रहे उस स्पेस को हम वॉइड कहेंगे. वॉइड का भी डिटेल डिस्कशन इस चैप्टर में हम आगे करने वाले. साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर इज एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ नियरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इट विल बी टचिंग एटम्स. एक पर्टिकुलर एटम के सबसे नियरेस्ट कितने एटम्स हैं, नियरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि वो उसको टच कर ले, तो जितने टचिंग एटम्स होंगे उसी के काउंट को कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे. ठीक है, तो चलिए इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद अब हम पैकिंग के टर्म्स में बात करना स्टार्ट करते हैं. में सबसे पहले हम बात करेंगे अरेंजमेंट इन 1 डायमेंशन. देखो, जब कभी भी आप 1 डायमेंशन में पैक करते हो, आपके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं. आप एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग ही पैक कर पाते हो. सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, तो आपको एटम सिर्फ इसी एक्सिस के अलोंग रखने हैं. ठीक है, तो जो एक ही पॉसिबल वेज हैं कि आप इसी एक्सिस के अलोंग एटम रखना स्टार्ट कर दें. बट अब पॉसिबिलिटी ये है कि आप इसको थोड़े दूर दूर पे रखें या थोड़े नज़दीक पे रखें. तो क्योंकि एटम जो है हमें स्फीयर कंसिडर किया है, तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में जिसमें इस बहुत ही स्टेबल हो, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं उसे, और बहुत ही कह सकते हैं आप पैक्ड, फुली पैक्ड सिस्टम जनरेट करें, उसके लिए हम इन सारे एटम को टच करता हुआ एक एक्सेस में रख सकते हैं. तो जब ये टच करता हुआ रहेंगे तो देखिए ये जो A डिस्टेंस है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 एटम, दिस A विल बी इक्वल टू 2R. कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा. यहाँ पे आप देखिए हर एक एटम को 2 एटम टच कर रहा है. ये पर्टिकुलर जो पैकिंग हुई है यही मैक्सिमम एफिशिएंसी जनरेट कर रही है, एंड दिस इज द क्लोजेस्ट पैकिंग. तो 1D में पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा नहीं होते, एक ही पॉसिबिलिटी है कि अलोंग 1 एक्सिस एटम को टच करता हुआ आप प्लेस कर दें. ठीक है, बात हम 2D की करते हैं. देखिए 2D पैकिंग की जब हम बात करेंगे तो अपने पास अब मान लो एक्स एक्सिस में हम प्रीवियस केस में बात कर रहे थे, तो अलोंग विथ एक्स अपने पास वाई एक्सिस भी आ जाएगा. अब ये पूरा जो जोन है, ये पूरा एरिया वाइज जोन अपने पास अवेलेबल है पैकिंग के लिए. ठीक है, तो अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ है जिसे हम डिस्कस करेंगे. जिसमें पहला पॉसिबिलिटी है स्क्वायर अरेंजमेंट. ये थोड़ा सा पुअर अरेंजमेंट होता है, कैसे अभी हम देखेंगे. अगर 1 डायमेंशनल एरे आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अनदर, देन वी गेट स्क्वायर टाइप ऑफ 2 डायमेंशन पैकिंग. क्या लॉजिक है, देखिए अगर मान लो एक एक्सिस में हमने एटम्स को अरेंज कर दिया. ठीक है, अब इस अरेंजमेंट का नाम हमने कैपिटल A दिया है,
अब इसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट को आपने नीचे भी रिपीट किया और फिर कंटिन्यू यही पर्टिकुलर अरेंजमेंट को आप रिपीट करते जा रहे हैं। तो ए टाइप के अरेंजमेंट को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए इसको ए टाइप पैकिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर भी यूज़ होता है, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि ए बी टाइप इसका क्या मतलब होता है। ए का मतलब ही एक ही टाइप का वन डायमेंशनल अरे बार बार रिपीट हो रहा है। अब जब आप इस टाइप के पैकिंग को देखेंगे ढंग से, तब आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर हम बात करें, तो आप देखिए ये पार्ट जो है, जो स्क्वायर पार्ट निकल के आ रहा है, ये स्क्वायर पार्ट कंटिन्यूसली रिपीट होता हुआ आपको दिखेगा इसके अंदर। तो जो पार्ट रिपीट होता है, ये बेसिक टर्म में हम इसे यूनिट सेल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर स्क्वायर यूनिट सेल बन रहा है। हम इस पर्टिकुलर यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। तो अपने पास अगर मैं उसको यहाँ से निकाल के इधर प्लेस करूँ, तो एक स्क्वायर सा एरिया जनरेट हो रहा है, जिसमें से कुछ पार्ट एटम घेर के रखे हैं, ये शेडेड रीजन एटम घेर के रखे हैं, और कुछ पार्ट खाली है, ये वॉइड स्पेस है। ठीक है, अब अगर हम बात मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर की करें, तो देख पा रहे हैं आप कि वन स्फीयर इज इन कांटेक्ट विथ 4 अदर स्फीयर। किसी एक रैंडम स्फीयर को ले लो, मान लो आप इस स्फीयर को ले लेते हो, तो 1 2 3 4 स्फीयर इसको टच करें। किसी भी रैंडम स्फीयर को ले लीजिए, 4 स्फीयर उसको टच कर रहे होंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करना चाह रहे हैं, हम इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन ऊपर हमने देखा कि इट इज़ एक्चुअली एरिया ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो देखो जो ये टोटल एरिया, इस एक यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, जो यूनिट सेल के लिए निकल के आएगा वही इंटायर पूरे लैटिस के लिए निकल के आएगा। तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए अगर हम ये साइड लेंथ को ए माने, देखिए यहाँ पे ए मान रखा है हमने, एंड ए ये एटम का अगर रेडियस आर है, तो ए इज इक्वल टू 2r भी यहाँ पर अपने को दिख रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ जो स्क्वायर हो जाएगा वो ए स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4r स्क्वायर। अब एरिया ऑफ एटम इन दिस पार्ट इज व्हाट, तो जरा देखो ये जो एटम एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आप देख पा रहे एक स्फीयर का 1/4 पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि बाकी 3/4 ये बाहर है। इस तरह के 4 एटम हैं जिसके 1/4 पार्ट ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो आप ऐसा देख सकते हैं कि 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ 1 शेडेड रीजन, और ऐसे 4 हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली पाई आर स्क्वायर, जस्ट पाई आर स्क्वायर। तो दिस विल बी द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स विद इन द स्फीयर। ठीक है, यहाँ पर हम एक और टर्म निकाल सकते हैं, जेड। जेड जो टर्म है, दिस इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ये क्या होता है, ये डिस्कशन, ये बेसिक डिस्कशन में आ जाता है। ये होता है कि जो अवेलेबल स्पेस में अगर मैं ये छोटे छोटे पार्ट को हटा के एक ही एटम रख दूं, या फिर अगर कंप्लीट एटम रखूं, तो वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसी की इक्विवेलेंट में कितने स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई हो पा रहे हैं। तो देखिए मैं इसको कुछ इस तरह से लेके चलता हूँ, कंट्रीब्यूशन वगैरह का लॉजिक भी आपने पढ़ रखा है थोड़ा बेसिक सॉलिड स्टेट इनिशियल पार्ट में जब भी बात करते हैं उसकी। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरे स्फीयर का 1/4 अंदर है इस स्क्वायर में, तो जो कंट्रीब्यूशन हो गया इस पार्ट का वो 1/4 है। तो ऐसे 4 हैं, तो 4 इंटू 1/4, तो इफेक्टिव जेड जो हो गया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, दैट इज़ 1। इसका मतलब ये है कि अगर ये चारों को हटा के एक कंप्लीट एटम स्फीयर के अंदर रख दिया जाए, तो वो भी उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा जितना ये चारों पार्ट मिल के कर रहे होंगे। तो देखो एक का एरिया भी क्या आता, पाई आर स्क्वायर ही होता, यहाँ पर चारों के कोरस्पॉन्डिंग एरिया भी कैलकुलेटेड पाई आर स्क्वायर ही है। ठीक है, अब पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑक्यूपाइड जो है वो पाई आर स्क्वायर है, और टोटल एरिया 4r स्क्वायर है, डिवाइड किया π/4 हो गया, 0.7 इट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन। परसेंटेज में निकाल देंगे पैकिंग एफिशिएंसी, इट इज़ अराउंड 78%। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नया टर्म जेड भी आ रहा है अपने पास, कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल लिया, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी भी निकाल ली हमने। ठीक है, अब देखो मान लो 2D को लेके और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हमने स्क्वायर ले रखा था, बट अगर सपोज एक पर्टिकुलर शेडेड रीजन कुछ ऐसा दे दिया जाए आपको, जैसा अभी शेड कर रहे, ये जो रेड पार्ट से दिख रहा है आपको, ये रीजन मान लो आपको शेड करके दे दिया जाए, और आपको बोला जाए कि ये एक यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल का जेड बताइए, दैट इज़ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें 2 टाइप के हैं,
ए एटम्स, एक तो पूरी तरह से अंदर है और एक का कुछ पार्ट इसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर या जो रोम्बस है उसके अंदर है। तो मैं लिखूँगा जेड एक जो कम्प्लीटली इनसाइड होगा प्लस जेड कॉर्नर, ये दोनों के जेड को ऐड कर दूँ तो नेट जेड निकल जाएगा। जो कम्प्लीटली इनसाइड है उसका तो पूरा पार्ट अंदर है, तो इसका कंट्रीब्यूशन जो है ये इंटायरली 1 हो जाएगा, 100% कंट्रीब्यूशन, सो 1। और ये वाला जो पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं पूरे वाले पार्ट का अगर पूरा 360 है तो ये सिर्फ 90 डिग्री ऑक्यूपाइड है, तो 90/360 आप कह सकते हैं 1/4 पार्ट अंदर है, तो इसका कंट्रीब्यूशन जो है ये 1/4 हो जाएगा। तो जेड इनसाइड जो है इसका कंट्रीब्यूशन 1 है और 4 एटम है कॉर्नर वाले, 4 × 1/4, सो इट इज़ 2। तो आप कह सकते हैं कि जो ये मैं रोम्बस सा लूँ यहाँ पे, इसका जेड जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, इस तरह से जेड निकालने के लिए भी आ सकता है। आपको इस पर्टिकुलर शेडेड रीजन का पैकिंग फ्रैक्शन भी निकालने के लिए पूछा जा सकता है, तो आप वो भी इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो स्क्वायर बेस का डिस्कशन हमने किया। स्क्वायर बेस में आप स्क्वायर बेस जनरेट तब कर पाते जब ए टाइप का पैकिंग होता है, मतलब एक ही टाइप का 1 डायमेंशनल एरे को आप बार बार रिपीट करते हैं। बट अगर एक टाइप का 1 डायमेंशनल एरे रिपीट नहीं हो रहा हो, आपका जो दूसरा एरे हो वो थोड़ा डिफरेंट हो। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। पहला एरे आपने सिंपल सा 1 डायमेंशन में प्लेस कर दिया और जो दूसरा है, पहला का नाम ये दिया है, दूसरा जो है उसको हमने थोड़ा सा आगे खिसका के प्लेस किया, मतलब ये दो एटम है उनके बीच में जो जगह है वहाँ से प्लेस करना स्टार्ट किया, तो ये थोड़ा आगे की तरफ खिसका हुआ है। और जो तीसरा एरे है वो एज इट इज़ हमने डाल दिया, तो ये ए बी टाइप का पैकिंग हो गया। इट इज़ नॉट ए पैकिंग, इट इज़ ए बी टाइप पैकिंग। ठीक है, और जब आप इसके अंदर रिपीटिंग यूनिट देखते हैं तो ये जो शेडेड रीजन है, दिस इज एन हेक्सागन, ये हेक्सागन यूनिट से निकल के आता है, सो दिस इज हेक्सागनल यूनिट सेल। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन और बाकी सारी चीज़ों की। तो पैकिंग फ्रैक्शन की बात अगर हम करें तो उसके लिए अपने को एरिया ऑफ हेक्सागन पहले निकालना होता है। तो आप हेक्सागन, अगर आप मान लो कुछ रेगुलर हेक्सागन है तो इसको अगर आप इक्वली डिवाइड करोगे तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। इफ़ दिस इज ए, तो ए इज इक्वल टू 2r, आप देख पाएंगे यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2r है, r है रेडियस ऑफ एटम, तो 6 × √3/4 ए स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ए की वैल्यू 2r पुट कर दी, 6 × √3/4 × 4r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ हेक्सागन हो गया। अब एटम्स कितने ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो अपने को पता करना है। तो ज़रा देखिए एटम जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये एक तो पूरी तरह से अंदर है तो उसके लिए तो πr स्क्वायर, और बाकी जो है 6 कॉर्नर पे हैं, और इस कॉर्नर पे ये जो बना रहे हैं, जैसे अगर मैं मान लो अलग से इसको दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस टाइप का है, तो ये वाला जो एंगल होगा एक्चुअली ये 120 डिग्री है, तो 360 में से 120 ऑक्यूपाइड है, सो 1/3 पार्ट अंदर है। ठीक है, तो πr स्क्वायर का 1/3 पार्ट अंदर है, तो 1/3 × πr स्क्वायर, और ऐसे 6 है तो इंटू 6 कर दिया, तो वही पार्ट हमने यहाँ पे किया है, दैट इज़ टोटल 3 πr स्क्वायर। देखो अगर हम जेड निकालते, मान लो जेड का डिस्कशन हम कर चुके हैं, तो जेड होता जेड इनर इनसाइड वाला प्लस जेड कॉर्नर, 2 टाइप के एटम है। इनसाइड वाले के लिए तो पूरा 1, कॉर्नर के लिए 1/3 कंट्रीब्यूशन है इंटू 6, तो ये भी आता 3। ठीक है, तो अब 3 के लिए जो एरिया होता है वो कितना होता है, 3 πr स्क्वायर, वही निकल के आया अपने को। तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम्स को आप एक जनरल टर्म में जेड इंटू πr स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जेड निकाल लो और πr स्क्वायर कर दो। अब फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, तो ऊपर पुट किया एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, नीचे पुट किया टोटल एरिया ऑफ द हेक्सागन, सॉल्व किया, इट इज़ अराउंड 0.91, पैकिंग एफिशिएंसी आ गई 91%। ठीक है, अगर हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को देखें तो हर एक एटम 6 एटम को टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। आपको दिख रहा है क्लियरली ये बेटर पैकिंग है 2D से, क्योंकि 2D में 78% की पैकिंग आई थी, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा क्लोज पैक्ड है, 91% का पैकिंग है, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज बेटर पैकिंग दैन स्क्वायर पैकिंग। ठीक है, चलिए अब देखो मान लो इसी टाइप का ये ए है, ये बी है, ये ए है, ए बी पैकिंग में आपको जो शेडेड रीजन है वो यहाँ पर कुछ ऐसा दे दिया गया है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम सा रीजन शेड करके रख दिया गया है, और आपको अब बोल रहा है कि इसके लिए जेड निकाले, जेड इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम और एटम नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो देखो यहाँ पे 2 टाइप के एटम है, एक तो ये है जिसमें आपको दिख रहा है थोड़ा कम रीजन शेड है, और एक ऐसा है जो थोड़ा ज़्यादा रीजन शेड है, ऐसा ही इधर भी है और ऐसा इधर भी है।
तो मैं जेड जो है दो टाइप का, ये एंगल जो आप देखेंगे तो ये एंगल इज जो कंप्लीट टोटल एंगल है उसका ये एंगल इज 1/6 दैट इज 60 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है ये 120 डिग्री है। ठीक है, बेसिक आप ज्योमेट्री से चेक कर सकते हैं इसको। तो जेड नेट जो होगा वो होगा जेड 60 डिग्री वाले का कंट्रीब्यूशन प्लस जेड 120 डिग्री का कंट्रीब्यूशन। 60 डिग्री जो है ये 360 में से 60 ये ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 360 में से 60 का फ्रैक्शन अगर हम चेक करें तो 1/6 है, और 120 में से का चेक करें आउट ऑफ 360 सो इट इज़ 1/3। तो 60 वाला 1/6 है और ऐसे दो एटम हैं, 120 वाला 1/3 है और ऐसे भी दो एटम हैं। सो इट इज़ 1/3 प्लस 2/3 ऐड कर देते हैं, सो इट इज़ 1। तो इसका जेड इफेक्टिव 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप पूरा का पूरा एक स्फीयर अंदर प्लेस करेंगे, जितना एरिया वो ऑक्यूपाई कर रहा है उतना ही ये कर रहा है। अगर मान लो इसका अपने को पैकिंग फ्रैक्शन निकालना होता तो आपने क्या करता, एक तो एरिया ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। एरिया ऑक्यूपाइड तो जेड इंटू पाई आर स्क्वायर से निकल जाता, जेड 1 है तो चुपचाप पाई आर स्क्वायर लिख देते और इस रोम्बस का एरिया कैलकुलेट करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये 2D के दो पर्टिकुलर केसेस अपने को ध्यान रखने हैं। पहला जो है स्क्वायर बेस वाला ए टाइप पैकिंग और दूसरा है हेक्सागोनल पैकिंग। दोनों में हमने पैकिंग फ्रैक्शन, कोऑर्डिनेशन नंबर, जेड दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ये सारी चीज़ें हमने निकाली। ठीक है, अब जब हम बात 3D पैकिंग की लैटिस अरेंजमेंट की करते हैं तो 3D पैकिंग तब होगा जब 2D पैक्ड लेयर जो है, 2D का एक लेयर है वैसे लेयर हम उसके ऊपर रखना स्टार्ट कर दें, तो हम उसके ऊपर रखेंगे तो 3D लेयर जनरेट होगा। और जब ऐसा 3D स्ट्रक्चर जनरेट होता है तो बहुत सारे और नए पैरामीटर्स आ जाते हैं, अलॉन्ग विथ लेंथ ब्रेथ हाइट भी आ जाता है, एंगल बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, एंगल बिटवीन ब्रेथ एंड हाइट, एंगल बिटवीन लेंथ एंड हाइट भी आ जाता है। तो टोटल 6 वेरिएबल पैरामीटर्स होते हैं जिसको रीअरेंज करके ब्रेवियस लैटिस जनरेट होता है, जो भी आपने इनिशियल पार्ट ऑफ सॉलिड स्टेट में पढ़ रखा है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, हमारे पास दो बेस है, दो टाइप का 2D पैकिंग का बेस हमने पढ़ा, पहला स्क्वायर बेस और दूसरा हेक्सागन बेस। अब इसी दो टाइप को बेस मान के उसके ऊपर पुट कर करके 3D लेयर बनाना है, जिसमें पहला स्क्वायर क्लोज 3D पैकिंग कहलाएगा, जिसका बेस जो होगा स्क्वायर 2D बेस होगा, और दूसरा कहलाएगा हेक्सागोनल क्लोज 3D पैकिंग, जिसका हेक्सागोनल 2D बेस होगा। अब इसमें वेरिएबल पॉसिबिलिटीज बनते हैं और फिर 3D के अलग अलग केसेस निकल के आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 3D को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अब हम सॉलिड स्टेट को कंटिन्यूसली रेगुलर फॉर्म में डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।